यूनिक दिशा की तरफ आज हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षक दिवस की शुरुआत करते हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करते हुए, उनके वैचारिक अनुभूतियों को, उनके विचारशीलता को स्वीकार करते हुए सीधे बिंदु पे हम लोग आएंगे। आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरे कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में ऐसा माना जाता है, योग और आयुर्वेद में, कि पूरे शरीर में यदि कोई पीड़ा का कारण है तो वो आपका पेट है। अगर कोई परेशानी है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यदि किसी भी प्रकार से आप प्रभावित होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से, तो उसका सबसे बड़ा कारण पेट है। और पेट का मतलब सिर्फ स्टमक या फंडस या बॉडी जो होती है स्टमक की, वो नहीं है। पेट, जब हम कोई बुजुर्ग व्यक्ति पेट बोला है तो उसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हैं आप? तो जब भी अगर कोई पेट बोले तो आप ये मानिए कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कहने की कोशिश कर रहा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। क्या क्या इंक्लूड करता है? आपके दांत से लेके, मतलब संभव दांत भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिह्वा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्लाइवा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्लेवरी ग्लैंड्स, मैंडिबुलरी ग्लैंड्स, है ना। उसके बाद फिर थ्रॉट, थ्रॉट के बाद फिर पूरी जो इसोफेगस है, आहार नलिका, वो स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये एसोसिएट ऑर्गन्स माने जाते हैं, लेकिन अगेन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज एक एक अंग अवयवों के विषय में सबसे पहले तो ये जाने कि उनसे संबंधित रोग क्या होता है, और जब रोग जानेंगे तो अंग के विषय में भी धीरे धीरे जानते चलते चले जाएंगे। क्योंकि हमें ये जानना है, ये जानने के बजाय कि अंग में क्या क्या होता है। अंग में बहुत सारी चीज, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सीलियाज हैं, पेपिलाज हैं, उनका ये कार्य है, तो अगर आप वो जान जाएंगे तो शायद रोग को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। लेकिन अगर आप रोग जान जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसकी तह तक जरूर पहुंच पाएंगे कि आखिर ये पूरा कारण किसके प्रभावशीलता के कारण से ये संभावित हो पाता है। तो हमें ये कुल मिला के ये समझना है कि कितना बड़ा क्षेत्र है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो हेडिंग आपकी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका बिल्कुल नया आयाम हम लोग ढूंढेंगे। कितना नया आयाम हो सकता है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसमें कुछ कुछ चीजें 1 2 3 4 करके लिख लीजिए सर। क्या क्या होती है? सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन माउथ। नंबर 1, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ। कैसा रहा कल का नेट का पेपर आप लोगों का? अब तो ऑनलाइन कर दिया है ना? ठीक सर, बढ़िया हुआ सर। एनाटॉमी के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको तुरंत याद आती है कि आपने वो हड्डियां वगैरह क्या क्या पढ़ाई हुई था है। एनाटॉमी में? क्या क्या था एनाटॉमी में? मैंने देखा है, वैसे ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि जब से योगा नेट शुरू हुआ है, जब हम लोग करते थे उस समय तो नेट था ही नहीं, लेकिन जब से योगा नेट शुरू हुआ है ऐसा कभी नहीं रहा कि मैंने एनाटॉमी पढ़ा और वो ना आया। क्योंकि योगा में और एनाटॉमी बहुत डीप पूछते ही नहीं है, हमेशा हल्का हल्का पूछते हैं, और मैं इतना डीप पढ़ा देता हूँ कि वो जरूर आता है कहीं ना कहीं। क्या था क्वेश्चन? क्या था? हड्डियों का सीक्वेंस पूछा था सर, हम्म। और सिर से शुरू किया था और चेस्ट तक। तो बस एक में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, वो स्टोनाइट समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो चेस्ट की ब्रेन है या हेड की। फिर मैं लगा आया, घर आके देखा तो ठीक था वो, शायद फेस पे या सिर में होती है। हम्म। बाकी सब मैंडिबल था, और व्हाइट बोन थी, और हम्म। हमारी क्लैविकल थी, ऊपर से नीचे तक दिया हुआ था। तो बस वो क्वेश्चन सही होगा। हॉइड तो वैसे मैं बताता हूँ कि गले की हड्डी है वो, है ना। जैसे आदमी की, किसी कोई आदमी है आपके जीवन में गले की हड्डी बना हुआ है, तो महिला भी, ऐसा नहीं है पुरुष ही तो अगर हड्डी बनी है तो ऐसे ही हॉइड उसका नाम आप दे सकते हैं। हॉइड बोन, है ना। ये एनाटॉमिकल जोक होता है कि अरे यार ये क्या हॉइड बोन आ गया जीवन में, है ना। तो जो जानता है वो एनाटॉमी में, वो तो समझ जाएगा कि ये गले की हड्डी है। तो अगर आप किसी को किसी से मिला भी रहे हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं, मिलिए ये हॉइड साहब है ना। तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि अच्छा, इनसे कैसे मिलना है और कितना इनको प्रेम देना है। सर हम्म। आपको अगर क्वेश्चन चाहिए होंगे कल वाले सारे, तो मैं सारे 100 क्वेश्चन आपको लिख के भेज दूंगी, वो भेजिए मेरे पास भेजिए। है। भेजिए, फिर सॉल्व करके यूट्यूब पे डालते हैं, लोग कम से कम देखें तो सही। मैं तो भूल ही जाता हूँ, यूट्यूब का चैनल भी है मेरा। मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं यूट्यूबर्स हैं बेचारे, वो मतलब उनका जीवन ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए डिवोट है, बड़े बड़े कैमरे को लेके। एक हमारे मित्र हैं, ओरिएंट बेल टाइल्स है उनकी, 3,500 करोड़ की कंपनी है तकरीबन। और वो बेचारे
अब 55 साल के हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं, प्रतिदिन एक बड़ी सी टीम रखी हुई है कैमरामैनों की, खूब बड़े बड़े कैमरे, मतलब 2-2.5 लाख रुपए वो खर्च करते हैं रील्स बनवाने पे, लिटरली। तो वो जब भी जाते हैं कहीं तो रील्स बनवाते हैं। आप फॉलो कीजिएगा, डागा सागा करके, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ओरिएंट बिल्स कंपनी है उनकी, टाइल्स बनाती है, अच्छी कंपनी, अच्छे लेवल की कंपनी है। तो पहले 30 साल से लेके और 50 साल तक उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अनफिट कर दिया, और 50 साल से फिट करना शुरू किया, और इतना फिट कर लिया कि 55 साल में वो सलमान खान जैसी शरीर बना ली उन्होंने। तो और अब क्या करते हैं, वो जितना पैसा कमाया अब उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं। खूब मतलब अच्छा अच्छा बजट है उनका। ठीक है, चलिए बहरहाल वापस बैक टू द पॉइंट। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, कुछ एसोसिएट ऑर्गन्स, पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लेडर, आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, रेक्टम और एनस। अब सबसे पहले कुछ कुछ टेस्ट लिख लेते हैं हम लोग अपने उससे संबंधित। 1 2 3 4 करके लिखते जाइए। कुछ टेस्ट में बताया तो आप लिखिएगा टेस्ट, टेस्ट रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी, इसमें भी 3 लेवल्स होता है, यूसीएस बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। इंडोस्कोपी 3 प्रकार की होती है, जिसको अपर इंडोस्कोपी बोलते हैं, अपर इंडोस्कोपी बोलते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, 3 तीर इसमें भी चला दीजिए। अपर इंडोस्कोपी में क्या क्या, इसोफेगस, गैस्ट्रो और ड्यूडेनम। इसोफेगस, गैस्ट्रो और ड्यूडेनोस्कोपी। इंडोस्कोपी का मतलब होता है कि एक कैमरा लिया और आपके मुंह के रास्ते पेट में भेज दिया, बस। उसके बाद देखा अंदर जाके कि क्या कुछ हुआ है, कहीं कोई सूजन वगैरह है। जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना, तो मुंह के छाले को आप ऐसे ऐसे करके निकाल निकाल के ऐसे खुद ही देख लेते हो, जीभ को आगे पीछे करके। तो पेट के अंदर भी ऐसा छाला बन जाता है, तो उस छाले को देखने के लिए कैमरा लगा के भेजा जाता है। अब कई बार ये होता है कि आपको चूंकि क्या है कि आपके मुंह में आप कोई भी चीज खा रहे हो, जिह्वा है, और जिह्वा गजब की संवेदी अंग है ना। कोई भी चीज आप जीभ के ऊपर रखते हैं तो आप जान जाते हैं कि मीठा है, तीता है, तीक्ष्ण है, क्योंकि इसका काम ही है आपके दिमाग को बताना। तो जिह्वा एक अच्छा लिम्फ लिम्फ का कार्य करता है। लेकिन जीभ के जैसी संरचना हमारे ईसोफेगस में नहीं है, हमारी आहार नाल में नहीं है। आहार नाल में ना होने के नाते आपके दिमाग को ये बात नहीं पता चल पाता कि इधर भी किधर आपके ईसोफेगस में भी कहीं छाला हो सकता है या छाला हुआ है, आप नहीं जान पाते। जब वो छाला धीरे धीरे आपके मनमाने रवैये के कारण बढ़ता चलता चला जाता है, तो आपको बेतहाशा पीड़ा होनी शुरू होती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भागते ही इंडोस्कोपी कर देता है। ठीक है, पहला कार्य उसका ये होता है कि वो इंडोस्कोपी करे और वो चेक करे कि कितना। और कई बार ऐसा होता है कि वो छाला इतना बढ़ जाता है कि संभावित है कि कैंसर हो जाए। अब वो कैंसरियस सेल्स जब बननी शुरू हो जाती है तो फिर आपकी स्थिति खराब होती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में एक दिन अगर आप खाते भी हैं, भारतीय हैं और खाते हैं बहुत सारे तेल मसाले को, तो कोशिश कीजिए कि एक एक दिन छोड़ के खाएं। अगर आप एक टाइम कोई चीज खाते हैं तेल मसाला, तो अगला टाइम बिल्कुल बिल्कुल नाम मात्र की चीज खाइए, ताकि वो तेल मसाला बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे। क्यों? क्योंकि जो भी ये अगर आप मुंह में आपके छाला हो और आप कुछ चीज समझिए कि आपने अचार खा लिया, या आपने बहुत तीखी पनीर बना लिया, कुछ भी खा लिया आपने ऐसी चीज जो आपके मुंह को परेशान करती है, तो कितना दर्द होता है ना, वो कष्ट। वही कष्ट आपके इसोफेगस में भी संभावित है। और ये डिपेंड करता है, अगर ऊपरी हो, इसोफेगस के ऊपरी हिस्से में हो, तब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में हो जहाँ की कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट जूसेस प्रोड्यूस करती हैं, वहीं से रिलीज होता है, तो ऐसे में वो वॉल्स परेशान होती है, उसकी थिकनेस परेशान होती है, फिर बहुत सारी चीजें लंबे समय तक फिर आप व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। तो एंडोस्कोपी एक पहला कार्य है। ठीक है, इसका है कोलोनोस्कोपी, अगला दूसरा अपर यूसीएस, कोलोनोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, रेक्टम के थ्रू एक कैमरा शरीर के अंदर भेजते हैं। योग में एक प्रक्रिया आप बताई जाती है जिसके द्वारा भी आप अपने रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक रख सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बत्ती, एनीमा। एनीमिया।
हाँ, एनीमा बोलते हैं वस्ती। वस्ती हमारा एक कठिन अभ्यास है, वस्ती साधारण नहीं है। लेकिन एनीमा जो है वो नेचुरोपैथी की एक प्रक्रिया है जो साधारण मानी जाती है आसानी से। लेकिन इसमें भी एनीमा को उपयोग में लाने के लिए भी अति आवश्यक अध्यापकों के ही देख रेख में किया जाता है। एनीमा इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रोसेस। मीनवाइल वस्ती थोड़ा सा आसान है, लेकिन बहुत बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कोलोनोस्कोपी में चेक कर लिया जाता है। होता क्या है, कोलोनोस्कोपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब आपने मान लीजिए बहुत कोई चीज खाया और आपको मल की इच्छा हुई और आप मल त्याग हेतु गए ही नहीं, तो वो मल आपके पेट में रुक गया। अब वो रुका तो वो रुकते रुकते क्या होगा, टाइट हो जाएगा, कंडे जैसा बनता चला जाएगा। हाँ, मतलब हार्ड होता चलता चला जाएगा। अब उसी बीच में आपने बेल पी लिया, बेल गर्मियों में खासकर ये बहुत होता है, बेल अगर आपने पी लिया तो बेल क्या करेगा, आपके पेट को और टाइट कर देगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपके पेट को टाइट कर दे रही है, आपके पेट को स्वच्छ नहीं होने दे रही है, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन की इनिशियल स्टेप शुरू हो जाती है। अब इसका भी दो लेवल है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके आप बाहर निकाल लेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए आपको सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वो है तिर्यक ताड़ासन की पूरी सीरीज। जब तक आप तिर्यक ताड़ासन की सीरीज को नहीं लेके आएंगे, या भुजंग आसन में तिर्यक में नहीं जाएंगे, आप भुजंग करते हैं तो आप हो सकता है पेट को खींच ले, लेकिन अगर आप तीर्यक सीरीज में नहीं जाएंगे तो तीर्यक सीरीज के बिना आप लार्ज इंटेस्टाइन को डायरेक्ट इंपैक्ट में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो बीच वाली, जो जैसे होता क्या है, जो एक सीधी जा रही है ट्रांसवर्स कोलन, फिर ऐसे एक लाइन जा रही है और फिर एक नीचे की तरफ लाइन आ रही है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो अपर लाइन होती है उसको आप इम्पैक्ट में ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बगल में किडनी भी है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का बहुत बड़ा हिस्सा, और फिर आपकी फैट भी तो है पेट के ऊपर की, तो वो सब इसको होल्ड कर देती है। लिहाजा आप अपर लेयर पे, अपर लाइन पे बहुत इंपैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसवर्स वाले पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, ट्रांसवर्स के प्रेशर के कारण से आप बाकी लेटरल पे भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको तिर्यक सीरीज में बहुत जाना पड़ेगा, इसलिए कोलोनोस्कोपी की आवश्यकता ना पड़े, कोशिश यही करानी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप बहुत तीखा ना खाएं, बहुत समय समय पे मल त्याग जरूर करते रहें। मल त्याग की इच्छा होना एक बात है और मल त्याग के लिए अभ्यास प्रयास करना ये एक अलग बात होती है। तो इन दोनों का प्रयास बहुत जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई व्यक्ति 5 बजे जाता है और उसने 20 दिन तक ये आदत बना ली, तो 21वें दिन से उसका मन, उसकी आत्मा स्वयं ही उसको प्रेषित करेगी कि 5 बजे जाइए और मल त्याग कीजिए। अगर आपकी नींद खुलती है तो आप 5 बजे ही जाएंगे उसके लिए। फिर क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी भी कहती है कि आदतों की डेवलपमेंट, अच्छी या बुरी जो भी आदत है, वो इतने इतने दिनों में परमानेंट हो जाती है। तो अगर आपने ये आदत बना रखी है कि चलो कोई बात नहीं, मल कभी भी किसी भी समय त्याग कर रहा है, वो बहुत गलत है। आपको चाहिए कि प्रातः और संध्या 2 समय शरीर से मल का त्याग करने हेतु एटलीस्ट जाएं वॉशरूम में। ठीक है, तो कोलोनोस्कोपी का कार्य मैंने आपको बताया। अब आगे लिखिए, सिग्माइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी ये क्या करता है? ये भी कोलोनोस्कोपी जैसा है, लेकिन ये सिर्फ सिग्मोइड कोलन को देखता है। सिग्मोइड कोलन, छोटा सा हिस्सा जो बिल्कुल पश्च लार्ज इंटेस्टाइन का है, सिर्फ उस हिस्से को देखता है। इसके बाद और क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं? कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होता है। अल्ट्रासाउंड, अगला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमेशा सटीक ही बताए, इसकी गारंटी मत लीजिएगा आप। ठीक है, मेरा अनुभव रहा है कि अल्ट्रासाउंड कई बार सही और कई बार गलत निर्णय दे देता है। तो अगर एक दिन का अल्ट्रासाउंड है तो हो सकता है 2-3 दिन बाद उसका उत्तर जो है थोड़ा सा डिफर करे। हाँ, अल्ट्रासाउंड में लिखिए किसका किसका, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, पैनक्रियास का, स्टमक का। इन सबको चेक करते हैं कि इनका आकार प्रकार ठीक है क्या, कहीं से बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं से घट तो नहीं रहा। अल्ट्रासाउंड का कार्य है। फिर होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का नाम सुना होगा ना आपने, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। साधारण भाषा में सीटी स्कैन बोल देते हैं। ये क्या करता है? ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में कार्य आता है, इन्फ्लामेशन को देखने का कार्य आता है। तो आपका क्लाइंट अगर कभी बोले कि ऐसा लग रहा है कि ट्यूमर्स है, आपको भी लिखना होता है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए। तो कब आपको सीटी स्कैन लिखना है, कब आपको अल्ट्रासाउंड लिखना है, इसका थोड़ा सा आइडिया लगा के रखिए। जब आपको ट्यूमर जैसा लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कोई गांठ सी बन रही है पेट में, या ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट जो है वो एक पर्टिकुलर हिस्से पे बहुत तेज चिल्ला रहा है, बेतहाशा पीड़ा हो रही है, ऐसे कंडीशन के लिए सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। अल्टीमेटली बाकी सारी चीजों के लिए, अगर अंग अवयवों का पूरा आकार प्रकार देखना है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक हिस्सा है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती चलती चली जा रही है, सूजन हो रही है,
तो उसके लिए सीटी स्कैन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सारा एबनॉर्मल एबनॉर्मल जो कंडीशनिंग है उसको चेक करके निकाल देता है। अब आगे लिखिए एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। जब अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन दोनों फेल होने लगे और आपको लगे कि नहीं अभी रोग बहुत घातक हो रहा है, कैंसरियस ही है, तो वहां पे फिर इसको लिखते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल आइडिया लग जाए कि एक्चुअली चल ही क्या रहा है। और कभी भी अपने क्लाइंटों से किसी भी प्रकार के टेस्ट को लिखवा के करवाने में हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में टेस्ट रहेगा तो आप एक्चुअली वो कार्य कर पाएंगे। अगर आपने गलती से, क्योंकि देखो कब तक भगवान के भरोसे आप अपनी दुकान चला लोगे, आपको अंत में आना तो पड़ेगा। चलो वो ठीक बात है कि आपके ईश्वर की, आपके गुरुओं की अच्छी कृपा है आप पर कि आपके आप चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक समय के लिए आप भी तो लाइबल बनो। तो आपका कार्य है कि आप चाहे सरकारी अस्पताल से वो जाके चेक करा के आए क्लाइंट, लेकिन चेकअप बहुत जरूरी है। और इस चेकअप में आपको क्या करना होगा, इन सारी चीजों को एनालाइज करके निकाल के लेके आते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट अगला लिख लीजिए, स्टूल टेस्ट होता है बहुत जरूरी। मल का ही चयन करके, थोड़ा सा मल त्याग करके, और चेक किया जाता है कि आखिर क्या है, मल की अवस्था क्या है। सर क्या नाम है इस टेस्ट? स्टूल, 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 STOOL। ये बड़ा घातक टेस्ट माना जाता है, STOOL। नो नो, नो नो, टेस्ट का नाम क्या है? लेबोरेटरी टेस्ट, इसी को स्टूल टेस्ट बोलते हैं। लेबोरेटरीज में होता है ना ये, तो इसको लेबोरेटरी टेस्ट बोलते हैं, स्टूल टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट है कि अगर आपको वियतनाम में वर्किंग वीजा चाहिए तो आपको ये सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। और टेस्ट दे के वो फिर सरकारी अस्पताल में जाते हैं, फिर वीजा वाला आता है, वो कम से कम 40-45 डिपार्टमेंट से टेस्ट लेता है। और आप समझिए कि स्टूल को, अब भाई जब तक मल त्याग की इच्छा ना हो तब तक मल कहाँ से त्याग करेगा कोई। अब आप बैठे रहिए, वो भी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कि जब मल आएगा तो जाएंगे, फिर त्याग करेंगे तो निकलेगा तो ले जाए। बड़ा मतलब अजीबोगरीब प्रोसेस है, लेकिन है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ देशों में ये नियम है। बहरहाल आगे देखिए, ब्रीद टेस्ट होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ब्रीथ टेस्ट। ब्रीथ टेस्ट में क्या है, लैक्टोज, LIT बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन लेवल को मेजर किया जाता है। कोई भी लैक्टोज से संबंधित पदार्थ खिला दिया जाता है और फिर चेक करते हैं कि हाइड्रोजन का लेवल क्या है। फिर एक और इसी में ब्रीथ टेस्ट से संबंधित है आपके पेट का ही, वो है HPT, HPT, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट। अच्छा, कोई भी नाम, ऐसा नाम आया जैसे, अब इसमें हेलिकोबैक्टर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पाइलोरी शब्द जो है वो पाइलोरबिक से मिलता जुलता है, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस चीज से संबंधित है। लिखिए लिखिए, लिख लिया? माधुरी जी कैसे बैठ गई, हिल ही नहीं रही है। स्टक हो गया है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ऐसे कैसे देख रही है। सर ब्रीथ की स्पेलिंग क्या है ब्रीथ टेस्ट की? BREATH, ब्रीथ टेस्ट। अभी माधुरी जी क्या हुआ सर था, HPT का? आपकी वीडियो जो थी वो सर हो गई थी। नेट इशू, सर नेट इशू मेरे को। HPT का क्या है मतलब? पूरा फॉर्म हेलिको नेट चला गया हेलिको था। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट। सर ये ये शायद आंख से संबंधित है क्या? है, सर ये आंख का टेस्ट है क्या, आंख का? ये आपके शरीर में जब आप, जैसे आपको कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है तो आपको कुछ खिला देते हैं लैक्टोज वगैरह, और फिर चेक करते हैं कि आपके पेट के अंदर, आंत का नहीं स्टमक का, कि कितना इसमें, पाइलोरविक का मतलब हो गया पेट आपका, स्टमक, तो चेक करते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्यों इसकी क्रिया हो रही है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बना देता है और गैस बना के वो बाहर निकलने लग जाता है, तो फिर उसको चेक करते हैं। ये पेट को जांचने का ये एक टेक्निक माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और मीथेन दोनों मिला के चेक किया जाता है। ये इन्फेक्शंस वगैरह, कोई इन्फेक्शन हो, जैसे होता क्या है कि अब जैसे नोएडा में ही है, आपने छोले भटूरे खा लिए, सहानी के छोले भटूरे, वो क्या कहते हैं, उसके किनारे बना रहा है बेचारा, नाला, नाला है जो नाले के किनारे बना रहा है। अब आप उसके छोले भटूरे खाइए, उस पे मक्खियाँ आ रही हैं, मच्छर आ रहे हैं। अब आप खाइए और फिर देखिए
हमारा एक ट्रेनर है बेचारा, वो पिछले 20 दिन 25 दिन से वो इसी चक्कर में परेशान हुआ पड़ा। एक अपने यहाँ का, अपने एसके में योगा का एक ट्रेनर है, वो कार्य उसकी तबीयत ऐसी ही खराब हुई, उसको मैंने 20 बार बोला कि छोले भटूरे मत खाया कर, सहानी के छोले भटूरे। अरे नहीं सर वही फेमस है, अब खाओ। पड़ा हुआ है बेचारा पिछले 40 दिन से, क्लाइंट सारे परेशान हो गए कि जल्दी ठीक करो उसको, जल्दी ठीक। तो ऐसा होता है, आप कुछ भी खाएंगे तो वो क्या हुआ फिर, वो परमानेंट इन्फेक्ट कर देगा आपके स्टमक को। और यही हुआ है उसके साथ, परमानेंट उसका स्टमक जो है वो लंबे समय के लिए इन्फेक्शियस बना रखा है। अब उसको ढूंढ के निकालना और निकाल के मारना, ये भी टेढ़ा कार्य ही माना जाता है। ठीक है। अच्छा, पेट वगैरह जब अगर पाइलोरिक से संबंधित कोई परेशानी है ना, तो आसान चीज ये हो जाती है कि आप सीधे उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा केमिकल है, किस केमिकल पे है इम्पैक्ट, तो लीवर पे बहुत डिपेंडेंसी नहीं होती पेट वाले चक्कर में। आपको, आपने सुना है गैस आ रही है, कोई बात नहीं, इनो खाओ, काम शुरू मात्र 6 सेकंड में। क्योंकि वो 6 सेकंड भी ज्यादा ही ले रहा है, क्योंकि वो जाएगा पेट में और तुरंत काम शुरू कर देगा। उसकी डिपेंडेंसी लीवर पे नहीं है, क्योंकि पेट में आपके एसिड ऑलरेडी है, और आप ऊपर से एसिड या बेस कोई ना कोई केमिकल भेज रहे हो। तो जैसे ही केमिकल भेजोगे तुरंत कार्यक्रम शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि लीवर पचाएगा फिर खून में लेके आएगा फिर वो आपके पेट को देगा, तो ऐसा नहीं। आगे लिखिए, बायोप्सी। बायोप्सी भी एक इसी प्रोसेस में टिश्यूज वगैरह की जांच की जाती है। बायोप्सी जानते ही हैं, इसकी 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 खासियत, बायोप्सी कैंसर वगैरह को जब जांचना हो तो बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। ये आपके टिश्यूज को, यानी कि वॉल्स जो हैं अगर वो परेशान हो जाए, वॉल खराब हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए ये बायोप्सी टेस्ट की जाती है। फिर आता है मैनोमेट्री टेस्ट। मैनोमेट्री, मैनोमेट्री, इस पे आपका योगा बड़ा शानदार कार्य करता है। आपको तो पता ही नहीं होगा इसके विषय में, लेकिन ये समझिए कि इस पे आपका योगा बहुत बढ़िया कार्य करता है। मैनोमेट्री जानते हैं क्या होता है? आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की रेट, यानी मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्ट होना और उसका उसका स्ट्रेच करना, उसका फूलना पचकना, ये आपके पाचन को बहुत हद तक कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। यानी बड़ी परेशानी अगर ना हो, जैसे कैंसर वगैरह ना हो, तो छोटी अधिकतर परेशानियों को आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और उसको फुला के उसको पिचका के आप अपना काम निपटा सकते हैं। ये इसी को चेक करता है जो ये टेस्ट है मैनोमेट्री, कि आपकी मांसपेशियां क्या इतनी योग्य नहीं बची हैं कि आप उसको फुला पिचका सके। हमारे योग में एक बड़ी अच्छी क्रिया है, आसन नहीं क्रिया, कौन सी क्रिया है पेट के लिए? फिर कपालभाति। आर सार। अग्निसार, अग्निसार डायरेक्ट कार्य करता है यही मैनोमेट्री वाले पे। हर योग के आचार्य को चाहिए कि वो अग्निसार कराए, वो चाहे तो नौली कराए। ठीक है। नौली जब आप करते हैं ना, तो फिर वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो मैनोमेट्री की प्रोसेस के बाद डॉक्टर करेगा, उसको आप मैनुअली इतना ज्यादा कर पाए, क्योंकि अगर डॉक्टर इस कार्य को करेगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी टास्क है। अच्छा जी, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये परेशानी हो जाती है मसल से संबंधित, वो पेट पिचका ही नहीं पाते। उनको आप बोलो कि पेट पिचका लो, तो उसका वो पेट अंदर ही नहीं खींच पाएगा, क्योंकि मांसपेशियों से उसका कंट्रोल पूरी तरीके से फैट ने ले रखा है। उसको बोलो पेट फुलाओ तो पेट अंदर से ढकेल के फुला देगा, लेकिन बोलो पिचकाओ तो पिचकेगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि एक हिस्से तक ही जा पाता है उसका। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपका पेट फूल भी रहा है, पेट में खूब फैट भी आ रही हो, डोंट वरी अबाउट दैट, फैट को आने दो, लेकिन एक आधा दिन चलते चलते कभी भी नौली करने का प्रयास करो। कुछ नहीं आ रहा है तो कम से कम अग्निसार कीजिए, पेट को खूब हिलाइए आगे पीछे कम से कम। ये सब प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता तो कपालभाति ही फूंको, लेकिन फूंको आप। इसीलिए प्रतिदिन की कक्षा में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, कि आप अपनी कक्षा में कपालभाति की क्रिया जरूर 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 इंट्रोड्यूस करते रहे। क्यों? क्योंकि वो हर लाभ जो आप नहीं जानते हैं, वो लाभ कपालभाति दे जाते हैं। इसीलिए कपाल, अब बाबा रामदेव को देखिए, दिन भर कुछ नहीं करेंगे, हर एक बात के बाद 2 बार हंसेंगे और 3 बार कपालभाति करेंगे। कुछ भी करा रहे हो तो उनका फिक्स है। हाँ बताइए प्रभा जी। सर पीआईबीडी जैसी प्रॉब्लम में डॉक्टर कपालभाति के लिए मना कर रहे हैं, तो तो ऐसे इट मीन वो, प्रेशर पड़ेगा स्पाइन पे, इसलिए। हाँ हाँ, प्रेशर के कारण से। तो कपालभाति ऐसे थोड़ी कि एक ही बार में पूरा खींच ही दिया, हल्का हल्का नाक से भी कर सकते हैं, ऐसा पता ही ना चले डॉक्टर को भी, स्पाइन को भी ना पता चले। आप आराम से ऐसा सेटल होके बैठिए, धीरे से सांस छोड़ दिए। पेट को दो तरीके हैं, एक तो होता है खूब झटके से झटके दे दे, कुछ लोग होते हैं झटका करना, कुछ लोग ऐसे ऐसे भस्त्रिका करने लग जाते हैं, है ना।
तो अलग अलग टेक्निक है, लेकिन आप मूल वाले पे बने रहिए। अंकुर भैया ने बताया था ना आप लोग को ये बात कि मूल पे बनिए। जो शास्त्र ने कहा कपालभाति करो, झटके के साथ सांस छोड़ो, उसी एंगल पे आप बने रहिए। उसके इधर अगर आप जाते हैं आगे पीछे तो फिर आपको परेशानी होगी। इसोफेगल मैनोमेट्री का तरीका आपके पास क्या है? एक मैनोमेट्री होती है इसोफेगल मैनोमेट्री। क्या है तरीका आपके पास इसोफेगल मैनोमेट्री क्रिएट करने का? इसोफेगल क्या है? इसोफेगस आपकी आहार नलिका है। इसको कैसे हिला सकते हैं आप? आपके तो कंट्रोल में है नहीं है, दिमाग तो कंट्रोल नहीं करता। ये क्रिया में है, क्रिया में, आसनों में नहीं है। आसनों में मत ढूंढिए, क्रिया में जाइए। सर बंद बंद लगा के जालंधर बंद। बंद में नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते मांसपेशियों को, इसोफेगस को और ट्रैकिया को नहीं कंट्रोल कर सकते। आप इसको धोती मैन धोती। सर हाँ धोती कर सकते हैं, धोती, धोती। हाँ धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, ये आपके इसोफेगल मैनोमेट्री के इम्पैक्ट को क्रिएट करने की प्रक्रिया है। अगर आप योग के आचार्य हैं और आपने हठ योग के इन चीजों को नहीं सीखा है तो आप अभी अधूरे हैं, 50% अधूरे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सारा बाकी आसन वासन जितना लगा लिया लगा लिया, अब कोशिश कीजिए कि उचित आचार्य जो इसको पहले किसी से भी सीखना, पहले बोला करके दिखाओ, क्योंकि सिखाने वाले बहुत हैं, करके दिखाने वाले बहुत कम है। जिससे भी आप सीखना उनसे बोलो कि एक बार करके दिखाओ कैसे 16 मतलब 1.5 मीटर का धोती आप पी जाओगे। वो पी के एक बार दिखाएंगे सैंपल, उसके बाद ठीक है। ऐसा नहीं क्यों, क्योंकि अगर फंसी धोती तो फिर आप धोती के चक्कर में परमानेंट ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं ना आपका पाचन कितना तेज है और वो कहाँ तक जा रहा है। ऐसा हुआ कि अंदर पहुंच गया पेट में तो फिर वो पेट की वो पूरी चमड़ी लेके बाहर आ जाएगा। इसलिए हर वो व्यक्ति जो पहले करके दिखा ले, उसको देखने के उपरांत ही आप उससे सीखिएगा। कभी भी किसी से भी कीजिएगा तो, और आप भी किसी को सिखाएगा तो पहले करके दिखा लीजिएगा कि देखो मुझे आता है, तब मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ। नेति हो, धोती हो, खास करके दंड धोती के मामले में तो बहुत फोकस, क्योंकि अगर डंडा गया पेट में और कहीं उसने इसोफेगस को हल्का सा भी थोड़ा सा भी उसको स्क्रैच कर दिया तो फिर कहानी कैंसर तक पहुंच जाएगी। हल्का सा भी स्क्रैच कर दिया तो, हालांकि रबड़ वाली होती है। अभी पूछोगे फिर करेंगे क्यों, तो भाई करेंगे तो फिर रोड पे चल रहे हो तो चल ही क्यों रहे हो? एक्सीडेंट, कोई गाड़ी मार देगी, एक्सीडेंट होगा, निपट जाओगे, फिर करे, है ना। तो ऐसा ये मत कि नहीं नहीं करते हैं, काम तो चल ही रहा है, काम तो ऐसे भी चल रहा है। लेकिन अगर आप योग के आचार्य हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आगे लिखिए, एनोरेक्टल मैनोमेट्री। एनोरेक्टल मैनोमेट्री, इसोफेगल मैनोमेट्री और एनोरेक्टल मैनोमेट्री। पाइलोविक इंस्पेक्टर का नाम सुना है कभी? बताया मैं कई बार। पाइलोविक इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, SPHINCTER, इंस्पेक्टर। जहां पे छोटी वाली जो आंत होती है बड़ी वाली आंत से मिल रही होती है ना, उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। जहां पे दोनों दो अलग अलग पाइपलाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर। या पेट जो होता है ऊपर का, आपका जो पेट है वो जहां से ओपन होता है और ड्यूडेनम में भोज्य पदार्थ जाता है, उसे भी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे जो ज्वाइंट वाली जो जगह होती है वहां भी मूवमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए अपने लिए अपने योगा में नौली का पूरा अभ्यास बताया, वाम नौली, दक्षिण नौली, और इसी नौली के अभ्यास से जब आपकी नौलियां सेटल हो जाती हैं तो आप वस्ती की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप वस्ती जानेंगे तो आपको इस मैनोमेट्री वाले अवस्था तक कभी पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब आगे लिखिए, बेरियम स्टडीज। बेरियम स्टडीज ये एडवांस स्टडी होती है, बस इसको अटकने जो भी आप खाते हैं निगलने वाले पूरी व्यवस्था को इसमें चेक किया जाता है। निगलने वाली व्यवस्था जो भी आप निगल रहे हैं वो, ठीक है। इसके बाद है पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग, पीएच मॉनिटरिंग मतलब जो एसिड वगैरह जैसा लगता है ना, इसको क्या बोलते हैं? GERD लिखिए, GERD माने GERD को जज करने के लिए, उसको उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको देखने के लिए पीएच टेस्ट किया जाता है। अब GERD क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। डकार मारते रहते हैं ना जो गंदा गंदा एक बार में शुरू किया। आपने कुछ देखा कुछ लोगों को? मेरे घर के बगल में एक एक पहले महिला थी, बूढ़ी सी थी, उनको डकार नहीं आती थी, लेकिन जब आती थी तो लगातार आती थी वो, मतलब 16-17 बार आ ऐसे आवाज निकालते। डकार वालों की बड़ी परेशानी होती है, ये रिफ्लक्स आता है, ठीक है।
यही रिफ्लक्स आपको आप परेशान करता है जब आप पहाड़ों पे गोल गोल घूमते हैं तो, है ना, यही वो रिफ्लक्स है, GERD। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि आप जितना हो सके अपने पेट को पहले खाइए। अगर थोड़ा सा, जैसे मान के चलिए अगर आपने 1 लीटर कोई चीज खाई है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पेट में 4 लीटर का हिस्सा है, 4 लीटर कोई चीज भर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए 1 ही लीटर खाएं, और बाकी का जो आधा हिस्सा है 1 लीटर पानी से भरें, और बाकी का आधा 2 लीटर खाली रखें। 4 लीटर के रेशियो में पहले पानी, पहले यानी कि खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद पानी को होल्ड रखिए। कुल मिला के क्या होना चाहिए रेशियो? खाना 1 लीटर, 1 लीटर पानी, और बाकी का 2 लीटर खाली। तो ये GERD वाली परेशानी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है, रिफ्लक्स आना बंद हो जाता है। अगर रिफ्लक्स इसके बाद भी है तो इसको और आधा कर दीजिए, 1 ही लीटर में आधा लीटर खाना, आधा लीटर पानी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीवर फंक्शन टेस्ट, ये तो आपके जीवन को दुश्वार बना रखा होगा, हर आदमी आपको यही भेजता होगा, LFT चेक करके बताओ क्या है इसमें, है ना। और आपको लगता होगा ये कि अगर भला हो क्या है, उन डॉक्टरों का जिन्होंने इसके बगल में रेफरेंस रेंज लिख रखा हो, नहीं तो मेरा क्या ही होता, है ना। आप यही सोचते होंगे ना कि भला हो ये डॉक्टरों का कि इन्होंने रेफरेंस रेंज लिख रखी है कि अच्छा ये कैल्शियम 6.5 है। अब तो उसको बोल्ड भी कर देते हैं काले में कि अच्छा ये वाला हार्ड है, नहीं तो बाकी तो जो है वो डिफिकल्टी है। किसी का फोन आ रहा है, 2 बार आ गया। हाँ जी, हाँ जी। कक्षा में आप लोग लगातार फोन करते हैं। एक बार फोन ना उठाइए तो 2 बार, 3 बार, 5 बार लगातार में। कहाँ थे हम लोग? LFT तो मैं कह रहा था कि बोल्ड भी कर देते हैं, आपको पता लग जाता है कि हाँ कैल्शियम अच्छा, रेफरेंस रेंज 10 होनी चाहिए। आपको ये भी नहीं ध्यान होगा कि वो किस में नापते हैं, है ना। नापते किस में है, उसका उसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट्स वगैरह भी लिखेंगे कि किस में यूनिट कैसे चेंज करते हैं, क्या होता है। पहले कुछ टेस्ट के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला लिखिए ALT। ALT, एलानीन एमिनो ट्रांसफेरेज। ALT, ALT, एलानीन एमिनो ट्रांसफेरेज। बस अगर ALT आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब लीवर डैमेज होना शुरू हो चुका है। छोटी छोटी लाइनों में लिख सकते हैं ऐसे कि इट इंडिकेट्स लीवर डैमेज। बाद में इनको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। फिर लिखिए ALP, एल्केलाइन फॉस्फेट। ये अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट है आपके लीवर के आसपास की, वो मतलब उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो प्रॉपर बाइल नहीं भेज पा रही है शरीर में या प्राप्त कर पा रही। बाइल डक्ट से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं इसमें, लिख लीजिए। बाइल डक्ट से संबंधित परेशानियां होती हैं। फिर लिखिए AST। AST, ALT जब चेक करते हैं तो उसके साथ AST भी चेक करते हैं। AST का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एस्पारेट, ASPARTATE, एस्पारेट, इसमें एक टी साइलेंट है। एमिनो ट्रांसफेरेज, एस्पारेट एमिनो ट्रांसफेरेज, ये क्या करता है? लिवर हेल्थ को चेक करने में उपयोगी साबित होता है। बाइल डक्ट की परेशानियां बहुत जरूरी हैं। बाइल डक्ट का मतलब जो जिस रास्ते से बाइल होके गुजरता है, ये बाइल ही है जो अगर रुक जाए आपके शरीर में, रुकने लग जाए तो पीलिया हो जाता है, और पीलिया से कई बार लोग मर भी जाते हैं। और पीलिया का इलाज जो मेडिकल है उसमें बहुत कम है, अपने पास बहुत ज्यादा है। पीलिया अगर आपको ठीक करना है, या ये जो भी मैं बता रहा हूँ अभी, जो भी GGT भी अभी लिखेंगे, लिख लीजिए, GGT लिख लीजिए पहले। GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, GGT, ये भी बाइल डक्ट के बाधक को प्रदर्शित करता है कि बाइल डक्ट में बाधा है। बाइल डक्ट के बाधक को प्रदर्शित करता है। बाइल डक्ट के बाधक को प्रदर्शित करता है।
फिर है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इसका मतलब है कि जो बाइल है वो आपके शरीर में रुक रहा है, वो गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पा रहा है, लिवर में इंक्रीज हो रहा है। यही है बिलीरुबिन जो पीलिया बना देता है बाद में। और फिर एल्कलाइन, ये क्या कहता है, ये प्रोटीन प्रोडक्शन को चेक करता है। एल्बुमिन, एल्बुमिन एल्कलाइन नहीं, एल्बुमिन प्रोटीन प्रोडक्शन को चेक करता है। यदि प्रोटीन प्रोडक्शन लिवर में कम हो रहा है, या प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है, या कम एकत्रित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लिवर खराब होना शुरू हो चुका है। लिवर खराब होना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब इसमें लिखिए छोटा सा एक डब्बा बना के लिख दीजिए कि क्या क्या चीजें अगर आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा लिवर के लिए। मैंने पहले भी बताया कि लिवर का मतलब पपीता आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ध्यान रहे कि महिला प्रेग्नेंट ना हो तभी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये बेकार हो जाएगा। लेकिन लिवर के लिए पपीता, पपीते की बीज, पपीते की पत्तियां, मूली, मूली की बीज, गन्ने का रस, टर्मरिक यानी हल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, आंवला, आंवला, बीट रूट, बीट रूट, लहसुन, लहसुन, करेला, करेले का जूस, मेथी, पालक और मेथी की पत्तियां, उसका जूस, नींबू पानी, जीरा, जीरे का पानी, धनिया, ये सब आपके लिए रामबाण है। लीवर के बड़े से बड़े व्याधि को ठीक करने की इन सब में क्षमता होती है, ये बात याद रखिए। विटामिन सी, जो कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे जो भी ये एप्लॉम जैसी जो कंपनी है, तो जो भी नेचुरल चीजें बनाती हैं, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो ये लोग विटामिन सी बनाते हैं। तो अगर आप विट सी का प्रयोग करते हैं लिवर से संबंधित, किसी को पाचन ठीक नहीं, किसी का बार बार दस्त हो रही है, डकारे आ रही है, बहुत पेट खराब रहता है, कुछ भी खाता है पचता नहीं है, और ऐसी कोई भी एसिडिटी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को अगर विटामिन सी की जो गोलियां आती हैं अगर आप वो दे देते हैं, हाँ, 4 दिन के अंदर वो आदमी बिल्कुल दौड़ने लग जाएगा। विटामिन सी बहुत लाभकारी होता है लिवर के लिए, बहुत लाभकारी। और यदि पीलिया वगैरह है तो उसमें तो ये मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, गन्ने का जूस हो गया, और पपीता हो गया, पपीते की पत्तियां हो गई, मूली, मूली की पत्तियां, साग, ये सब बहुत लाभकारी होता है। अगर आप पीलिया को अन्य किसी चीज से नहीं ठीक कर सकते तो ये वो चीज है जिससे बहुत आसानी से आप इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, अगला टेस्ट लिखिए सर लीवर। अदरक 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 भी यूज होता है इसमें? अदरक एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा वो एंटीबैक्टीरियल कार्य करने लग जाता है, तो पेट वाले हिस्से में कार्य करता है ज्यादा बेटर। लेकिन लीवर तक अगर कोई पहुंचता है तो वो है इसमें विटामिन वाले फॉर्मूले में विटामिन सी वगैरह जो। आगे लिखिए, क्या था, हाँ, पीटी, प्रोथम्बीन, टेस्ट में ही, इसी टेस्ट में प्रोथम्बीन, पीटी, ये क्या चेक करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग की अवस्था को चेक करता है, ब्लड से संबंधित परेशानियों को प्रोथ्रम्बीन चेक, ये जो एलएफटी में होता है प्रोथ्रम्बीन। फिर है सीरम अमोनिया टेस्ट, सीरम अमोनिया टेस्ट, ये सीरम जो आपके लिवर के अंदर होता है, या जो अमोनिया होता है, सॉरी, उसको चेक करने के लिए आता है, ब्लड में क्या अमोनिया का लेवल है। अमोनिया एक त्याज्य पदार्थ है, अमोनिया एक त्याज्य पदार्थ है जिसको चेक करता है। आगे लिखिए, एएफपी टेस्ट, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, एएफटी टेस्ट, एएफपी टेस्ट, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट,
ये चेक किया जाता है ब्लड के अंदर, इसे चेक करते हैं कि ऐसा ना हो कि ये बाद में लीवर का कैंसर करा दे। अगर ये बढ़ जाता है तो लीवर कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, एएलटी और एएसटी को आजकल एसजीओटी और एसजीपीटी लिख के भेजते हैं, तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपने देखा होगा एसजीओटी और एसजीपीटी लिख के भेजते हैं ना। आप लीवर टेस्ट की रिपोर्ट एलएफटी देखिएगा तो उसको एएलटी और एएफटी के नीचे लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए। एएलटी का मतलब एसजीपीटी, सीरम ग्लोबुलिन टेस्ट होता है, और एएसटी में एसजीओटी, एएलटी में एसजीपीटी और एएसटी में एसजीओटी। ठीक है, बस। और फिर और क्या, बाकी चीजें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यही सब चेक करते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें अपने को दिमाग लगाना है। ठीक है, कुछ और जैसे नस वगैरह भी चेक करते हैं बहुत ही। अब जैसे अस्थमा वगैरह टेस्ट होता है, अस्थमा जानते हैं, एंटी स्मूथ मसल्स एंटीबॉडी टेस्ट अस्थमा बोलते हैं इसको। तो ये सब मतलब डिफिकल्ट डिजीजेस में इतना आपको नहीं जाना, इतने आगे तक थोड़ा काम मेरे लिए भी रखिए, क्योंकि अगर सब आप ही जान जाएंगे तो फिर मेरे को कैसे याद करेंगे ना। तो अगर ऐसा हो कि इतने तक आप संभाल लीजिए, इसके बाद अगर हो तो फिर मैं, और फिर इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आगे के बाकी के डॉक्टरों तक बात पहुंचाई जाए। ठीक, एएनए टेस्ट वगैरह कई सारा इसमें मतलब आगे डिफिकल्ट टेस्ट होता है जो आपके कार्य का नहीं है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, थ्रॉट्स। अब ऊपर से चलते हैं, लीवर जरूरी था कि पैनक्रियाज लिखेंगे? थ्रॉट लिख लो पहले, थ्रॉट से चलते हैं। अब एक एक ऊपर से एक एक को पकड़ते हुए जाएंगे। पैनक्रियाज में क्या बहुत ज्यादा तो है नहीं, पैनक्रियाज से छोटा सा। गला, गले को पकड़ते हैं, गले से संबंधित बीमारियों को लिखेंगे और फिर उनके इलाज को कैसे, उन पे योगा क्या इम्पैक्ट है वो जानेंगे। तो पहले डिजीज लिख लीजिए कुछ, गले से संबंधित रोग क्या है? टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस ये जो लटक रहा है ऊपर, यही बढ़ जाता है कई बार, जो ऊपर गले में लटक रहा है ना हमारे, ये बढ़ जाता है कई बार टॉन्सिलाइटिस। क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या होता है इसमें? कोई भी चीज निगलने में बहुत कठिनाई होनी शुरू हो जाती है, बुखार हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? ठीक करने का तरीका सबसे बेहतर है कि जितना हो खट्टा जो भी विटामिन सी वाला है वो खाइए, वो खुद ही मर जाएंगे तड़प तड़प के बैक्टीरिया। यदि नहीं मरते हैं तो आराम कीजिए। ये फिटकरी, फिटकरी का गलाला कीजिए। गलाला, पानी लेके गले तक अटकाइए और फिर उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। ठीक, नींबू पानी उसमें डाल के उसका भी गलाला कर सकते हैं। ये आपके उसको ठीक रखेगा। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करने में, ठंडा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल तुरंत छोड़ देना चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ जहाँ से आपको लगे कि ये बेकार है, जैसे बाजार की सब्जियां, बाजार का कोई भी ऐसा आइटम जो आपको परेशान करे, घर में रखी हुई रहर की दाल और बाजार की हरी सब्जियां, इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अगर टॉन्सिल हो जाए तो घर की रखी हुई दाल आपके लिए ज्यादा बेटर है बियॉन्ड ऑफ बाजार की खरीदी हुई सब्जियां, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसमें और क्या आने वाला है, और बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और टॉन्सिल क्या है? लिम्फ नोड ही है। तो लिम्फ नोड का परेशान होना इसका मतलब बहुत सारी परेशानियों को क्रिएट कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको रखना चाहिए। ठीक है, फिर है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस, PHARYNGITIS, फेरेंजाइटिस। कब है आपका वो साड़ी वाला योग? सर 8 तारीख को है, संडे को मॉर्निंग 6 बजे। अच्छा, 8। कल हमने भी ग्रुप में डाला, लोग बड़े खुश। फेरेंजाइटिस लिख लिया। सोर थ्रॉट, इसको बोलते हैं सोर थ्रॉट। ये भी वही गले की परेशानी का ही एक रूप है। इसमें थोड़ा सा टॉन्सिल से लेना देना नहीं है, इसमें गले की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन रह जाता है। अगेन गले में निकलने में परेशानी और चीजें होती रहती हैं। ये ना हो इसके लिए आपके योग में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, क्या जानते हैं? बंध। कौन सा? जालंधर। जालंधर। हम्म, जालंधर बंद इसको क्यों बोलते, कोई बता सकेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है योग का।
अच्छा, कोई भी नाम रखा क्यों गया कि जैसे वशिष्ठ आसन रख दिया, विश्वामित्र आसन रख दिया, मारीच आसन रख दिया, तो कुछ कुछ तो चलो मिल जाता है कि जैसे कोबरा है, भुजंगासन तो सांप जैसा है, लेकिन अब वशिष्ठ आसन में क्यों उनका, वशिष्ठ ऋषि ऐसे घूमते थे क्या, या विश्वामित्र आसन कैसा अजीब लगेगा नहीं? तो वो नाम क्यों रखा है, कुछ कारण ढूंढ के निकालिए। जालंधर के विषय में मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ढूंढ के लाइएगा आप, ठीक है, आपका टास्क है। जालंधर शंकर जी के एक अवतार में से माने जाते हैं, ठीक है। अब आपका टास्क है कि ये बंद इनसे संबंधित क्यों, सर ठीक। उन्होंने जब विश किया था तो यहीं पे रोकने के लिए उन्होंने जालंधर बंद ही लगाया था, गले को लॉक कर लिया था, यही पढ़ा है सर मैंने। पढ़ा नहीं, सुना है, पढ़ा तो नहीं। जी हाँ, हाँ, वही सुना है। पढ़ा नहीं होगा क्योंकि पढ़ने वाला ये नॉन टेक्निकल बात है ना ये। सुने वो आइडिया लगा लिया, अच्छा शंकर भगवान को गले में पिए होंगे तो ऐसा लगा लिया होगा, तो इसलिए जालंधर बंद बोल देते हैं। तो अब सुन लिया तो अच्छा, किसी ने महान ने कहा तो हमने सुन लिया, तो चलो अब हमने स्वीकार कर लिया, हमारी स्वीकृति हो गई, अब हमने किताब में लिख दिया, तो अब उसको किसी तीसरे ने पढ़ लिया तो बोले हमने फलानी किताब में पढ़ा, ढूंढते रहो। इसी को चाइना वाले ने लिखा ना, पिजन क्रियोल बनना, कि अगर मैं आपको आप ही कहता रहूं, तो आपको अगर मेरा बालक सुने कि मैं आपको आप कह रहा हूं, तो वो आपको महिला ना कह के आप ही सीख जाएगा। तो उसकी अगली जो पीढ़ी होगी वो महिला शब्द ही भूल जाएगी, उसको लगा आप ही एक्चुअल शब्द है, महिला शब्द ही नहीं है। समझ रहे? जैसे आपके सामने एक शब्द है एटीट्यूड, ये शब्द आपके दिमाग में क्रियोल है, एक्चुअली पिजन ये आपके पिताजी के दिमाग में था, और उनके पहले वो शब्द था। एटीट्यूड समझते हैं ना, बड़ा एटीट्यूड में है। प्लीज शब्द आपके दिमाग में क्रियोल है, क्रियोल समझते हैं, मतलब थर्ड जनरेशन का शब्द बन चुका है। सेकंड जनरेशन में प्लीज शब्द का तात्पर्य था अनुरोध के स्वरूप में कहा जाने वाला शब्द, लेकिन अब प्लीज जो है वो गिड़गिड़ाने के थॉट में क्या था, प्लीज 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 मेरा ये काम कर दो, प्लीज ये काम कर दो मेरा। क्यों? प्लीज का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कृपया, कृपया ये काम कर दीजिए, मतलब ससम्मान आदेश और अनुरोध के स्वरूप में। लेकिन गिड़गिड़ाना इसमें शामिल नहीं था, अब ये गिड़गिड़ाना शामिल हो गया, प्लीज 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 भगवान के लिए मेरा काम कर दो, चले जाओ फटाफट ये करके चले जाओ, आप ये कर दो, आप ऐसा कर दो, ऐसा। ये प्लीज मीन्स गिड़गिड़ाना, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता, लेकिन वो दृष्टिकोण जो है उसको देखने और जानने की जो समझ, जो क्षमता होती है। अभी एटीट्यूड में बोलूं कि बहुत एटीट्यूड है पल्लवी वर्मा में तो पल्लवी वर्मा सोचेंगे मेरे में एटीट्यूड है, ये तो बहुत गलत बात हो गई, ये कैसे हुआ मेरे अंदर। लेकिन दिस इज द गुड थिंग, एटीट्यूड का मतलब इफ यू हैव अ डिफरेंट दृष्टिकोण, अलग अलग चीज अलग अलग एंगल से देख सकते हो, तो इसका मतलब इससे बेहतर बात क्या है? आपके पास अलग अलग दृष्टिकोण है किसी चीज को देखने का, मैं उसको एक एंगल से देख रहा हूँ, तो आई एम एटीट्यूडलेस पर्सन, आई डोंट हैव एटीट्यूड, मेरे पास एटीट्यूड ही नहीं है ना। तो अगर मेरे पास एटीट्यूड होता, दृष्टिकोण होता, आई कैन सी ए थिंग बाय डिफरेंट एंगल्स। तो एटीट्यूड ऐसे ही शब्द ये क्रियोल बन गया आपके दिमाग में। अब अगर आप किसी को बोलते कि अरे वो तो बड़ा एटीट्यूड में रहता एटीट्यूड में रहता है, कैसे रहता है? जैसे क्रिकेट के खेल में क्या होता है, बॉल कैच कर बोलते हैं ना, राहुल जल्दी जल्दी बॉल कैच कर भाई, बॉल कैच कर, किक मार, गाड़ी में आपने सुना होगा किक, किक मार, जल्दी किक मार, चलते हैं। किक मीन्स वॉट, किक का मतलब ही होता है मारना, किक का मतलब होता है मारना। कैच कर, कैच कैच पकड़, कैच पकड़, कैच पकड़ का मतलब क्या होता है? कैच का मतलब ही होता है पकड़ना। अब कैच और फिर पकड़ माने दो शब्द एक बार क्यों? क्योंकि वो क्रियोल बन चुका है। किक मार, किक मार, किक का मतलब होता है मारना, मारिए और चलिए आगे, किक मार, तो ऐसा होता है, क्रियोल बनता शब्द चलता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फेरिंजाइटिस लिख लिया तो लैरिंजाइटिस पे लिख लीजिए, लैरिंग्स को भी थोड़ा परेशान कीजिए, फेरिंग्स को थोड़ा सा परेशान किया तो लैरिंग्स को, या आइटिस लगा के किसी को परेशान कर दो, दिमाग को लगाओ मेनिंजाइटिस, आंख को लगाओ, नाक को लगाओ साइनोसाइटिस, ऐसे करके आइटिस लगाते जाओ, बीमारियां बनती चली जाएंगी। इस हिसाब से आप 200-300 रोग तो जानते ही हैं इस समय। लैरिंजाइटिस सेम, इन्फ्लामेशन इन लैरिंग्स, इसमें ये मेरे को बहुत तेज हो जाता है, कब होता है जानते हैं? जब कोई नेशनल चैंपियनशिप होती है ना, तो इतना चिल्लवाते हैं सब मेरे को, क्योंकि मेरी चिल्लाने की आदत है नहीं, और इतना चिल्लाएंगे सबके, अंतिम दिन आते आते मेरा गला जो है वो टाटा बाय बाय, आवाज ही नहीं आएगी, हाँ नो ऐसी आवाज हो जाती है, बिल्कुल पतली फनी आवाज, मैं खुद ही सुन नहीं पाता हूँ, और फिर उसको 2 दिन चाहिए होता है। तो चिल्लाने से, कई बार आप बहुत चिल्लाते हैं, एक्सेस एनर्जी जब आप लॉस करते हैं, इसको ठीक करने का इलाज जानते हैं योग में क्या है?
क्या तरीका है बताइए। सर उज्जैन प्राणायाम। मौन साधना एकमात्र इलाज है आपके गले की प्राण ऊर्जा। योग ने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप गले को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो मौन साधना आपके गले के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। तो जितना हो सके मौन साधक व्यक्ति अपने ऊर्जा को बढ़ा सकता है और लैरिंग्स के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी ये परेशानी का कारण बन जाता है, उनकी आवाज ही चेंज हो जाती है। आप किसी बहुत बड़े शराबी व्यक्ति से बात करके देखिए तो आपको लगेगा कि ये इसके बात करने की टेक्निक जो है बिल्कुल अलग है, डिफर है ना। आप संजय दत्त की आवाज कभी सुनी है तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये डिफर आवाज है। जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनके साथ ये दिक्कत है। ठीक है। अगला है स्टोन्स, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल स्टोन्स रेयर है, बहुत कम होता है। स्टोन ये मत समझिए कि इसमें पत्थर आ गया हो, ठीक है। क्या है इसमें, क्या होता है, मुंह से भयावह बदबू आती है सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। कोई भी चीज, और पीला 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 पीला, जीभ के पीछे पीला, ऊपर लटकता हुआ टॉन्सिल पीला, ये सब पीला ही दिखता है। ठीक, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? गलाले से, जितना हो सके गलाला करा करा जाए, वो इसको ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका है। हो सके तो साल्टी वाटर से, नमकीन पानी से और फिटकिरी से, इन सब से अगर गलाला किया जाए तो ये ठीक कर सकता है। बाकी क्लोजअप वगैरह से कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लोजअप करते रहिए, उसका कोई कोई बहुत प्रभाव नहीं, ठीक है। अब है एक एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिटाइटिस। क्या एपिग्लॉटिस? वही आपके आपका जो ये कंठ है, कंठ छद, इसमें इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाए, इसकी मांसपेशियां फूलने लग जाए। ठीक, इसका क्या ट्रीटमेंट है? एंटीबायोटिक्स लिया जा सकता है इसमें, एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती। अब अपने योग में क्या है एंटीबायोटिक्स का, या आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स का सबसे बेहतर सोर्स क्या है बताइए। नीम, गिलोय। तुलसी, गिलोय। गिलोय। ठीक है, और अदरक, अदरक, हल्दी सबसे बेहतर माना जाता सिनेमन, है। सबसे दालचीनी। दालचीनी, हाँ ठीक है। गार्लिक सबसे पहला है। लहसुन लिखिए 1 2 करके। एंटीबायोटिक्स का क्या है? अदरक, हनी, हनी, दालचीनी, लौंग, नीम, ये सब आपका जो है वो बेहतर माना जाता है आपके लिए एंटीबायोटिक्स के रूप में, ठीक है। चलिए आज हम लोग गले को बस यहीं पे रोकते हैं कि गले से संबंधित है। कल हम लोग थोड़ा सा पेट को और खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और देखेंगे कि पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन्स में क्या डिजीज होती है, ठीक है। तो कल हम लोग पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन तक जाएंगे। आज थोड़े से लोग हैं नहीं, टीचर्स डे के कारण अपने अपने बच्चों के स्कूल में है, उनका भी नुकसान ना हो, तो ये ध्यान रखते हुए आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल एक बार और बैठेंगे और कल कुछ और प्रोडक्टिव निकालने की कोशिश पुरजोर करेंगे, ठीक है। और कोई बात, कोई सुख दुख?